नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बिसात में। मैं हूं आपके साथ आलोक। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे यूपी की कुछ खास विधानसभाओं के चुनावी गणित को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारियां क्या हैं बिसात के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बिसात। तो बिसात में आज हम बात करेंगे यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर होने वाले मतदान की, पहले चरण के मतदान की, उन वीआईपी सीटों की जिसमें भाजपा के 9 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। आखिर कौन है ये मंत्री और क्या है, कहां पर इनकी चुनावी बिसात है, पूरी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण के मतदान की घड़ी करीब आ गई है। पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 58 सीटें भाजपा के लिए बेहद खास हैं। दरअसल पहले चुनावी रण में योगी सरकार के 9 मंत्रियों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। वर्तमान चुनावी समीकरण पर नजर डालें तो इतना आसान नहीं होगा। बतौर कैंडिडेट इस चुनावी बिसात में विजय पताका फहराना है। अगर हम बात करें 2017 की तो बीजेपी का इन सीटों पर प्रदर्शन अव्वल रहा था। 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, यानी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2022 का चुनावी बिसात का कुछ अलग ट्रेंड लेकर आया है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मैदान में उतरे। भाजपा के लिए अपने गढ़ को बचाना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। गठबंधन की जीत मान के चल रहे हम। अर्जी आपके हम वोट देंगे अशरफ अली भैया को। जो हमारे गन्ने का पेमेंट था, हम 14 दिन बोले गए थे, हमें सालों में हमारा गन्ने का पेमेंट आया है। फिलहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के इन 9 मंत्रियों पर रहेगी जो 2017 में जीत कर आए थे और सरकार ने जीत के तोहफे के रूप में उन्हें मंत्री पद से नवाजा था। सुरेश राणा, अगर हम बात करें सुरेश राणा की, जो शामली जिले की थाना भवन सीट से चुने गए थे और गन्ना मंत्री बनाए गए, उनके ऊपर भाजपा की साख बचाने की जिम्मेदारी रहेगी। सौभाग्य है थाना भवन विधानसभा की जनता का जो उन्हें फिर से सुरेश राणा प्रत्याशी के रूप में मिले। इतने मेहनती हैं जिन्होंने इन्होंने 5 वर्ष में इतना काम किया है। जहाँ तक बात मंत्री जी के कार्य की है, विधानसभा क्षेत्र की है, तो हमारे हिसाब से काफ़ी कुछ ठीक काम हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी जो है इस बार भी हमारी विधानसभा से विजय श्री प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में जितना विकास उन्होंने किया है उससे ज़्यादा विकास होगा। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का थाना भवन विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अगर हम बात करें 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश राणा ने बहुजन समाज पार्टी के अब्दुल वारिस खान को 16,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया था। उन चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा को 90,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बसपा प्रत्याशी अब्दुल वारिस खान को 74,000 से ज्यादा वोट मिले थे। सुरेश राणा लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद इस बार हैट्रिक बनाने की जुगत में है, जबकि विपक्षी दल उनको रोकने के लिए लामबंदी कर रहा है। थाना भवन विधानसभा पर सुरेश राणा के मुकाबले में गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल ने अशरफ अली को सामने किया और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जाहिर मलिक पर भरोसा जताया। सुरेश राणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कद्दावर नेता के रूप में गिना जाता है। माना जा रहा है कि थाना भवन विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच है। उन विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। यहां से कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा चुनाव मैदान में हैं, वहीं गठबंधन ने अशरफ अली को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार रखा है। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। थाना भवन विधानसभा सीट पर पहले से लगातार सुरेश राणा विधायक बनते आ रहे हैं। 2017 के चुनाव में इन्होंने 90,000 मत पाकर के 16,000 वोटों से जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर यहां बहुजन समाज पार्टी के राव अब्दुल वारिस रहे थे। इस बार किसान आंदोलन और समय पर गन्ना भुगतान न होने के कारण
सुरेश राणा के सामने कांटे भरी राह दिख रही है। हालांकि ये तो देखना होगा अब 10 तारीख में किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान होता है और 10 मार्च को जब भाग्य का खुलासा होगा, मतपेटियां भाग्य का खुलासा करेगी, तब सामने आएगा आखिर किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। शामली से सहयोगी अमित के साथ रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार। बात करें ताज नगरी आगरा की, तो आगरा कैंट से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश पर फिर से दांव लगाया है। डॉक्टर जीएस धर्मेश ने आगरा कैंट सुरक्षित विधानसभा से बसपा के गुटियारी लाल दुबेश को 2017 में लगभग 45,000 मतों से हराया था। आगरा कैंट विधानसभा के वोटरों की बात की जाए तो संख्या है 3,57,776। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के डॉक्टर भारतेंदु अरुण और बीजेपी के डॉक्टर जीएस धर्मेश के बीच कड़ा मुकाबला है। उनके कार्यकाल को देख के वोट तो देने का मन नहीं है, मगर वोट इसलिए देना पड़ेगा मोदी और योगी की वजह से। और क्षेत्र में जो काम हुआ है वो क्षेत्र की सड़कें बड़ी खराब हैं, गड्ढे मुक्त नहीं हो पाई। प्रत्याशियों को विधानसभा में भेजने के लिए मुस्लिम समाज के साथ ही साथ जाटव मतदाताओं की भूमिका भी इस बार निर्णायक होगी। आगरा छावनी सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री और विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। 2017 के चुनाव में डॉक्टर जीएस धर्मेश ने बहुजन समाज पार्टी के गुटियारी लाल दुबेश को लगभग 45,000 मतों से हराकर जीत हासिल की थी। विकास कार्यों की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में मेट्रो निर्माण के साथ साथ ओवरब्रिज निर्माण और स्मार्ट सिटी के अनेकों काम किए गए हैं, लेकिन कुछ सड़कों के निर्माण और नालों की सफाई न होने की वजह से जनता में नाराजगी भी है। इस बार भी डॉक्टर जीएस धर्मेश का मुकाबला बसपा के डॉक्टर भारतेंदु अरुण के बीच माना जा रहा है। 3,65,000 मतदाताओं वाली यह विधानसभा आगामी 10 फरवरी को किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, यह देखने वाली बात होगी। अनुपम पांडे, कैमरामैन गीतम के साथ अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की सदर विधानसभा सीट 2022 के चुनाव में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। मुजफ्फरनगर शहर की सदर सीट पर 3,56,283 मतदाता हैं, जिसमें मुस्लिम, वैश्य, पाल, पंजाबी, सरदार, जाट, दलित, ब्राह्मण त्यागी मौजूद है। यहाँ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव स्वरूप को 10,704 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। विधायक बने कपिल देव अग्रवाल को उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बना दिया गया। बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। कपिल देव जी ने एक नारा दिया था बहु बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में, उसको उन्होंने अक्षरशः पूरा करके दिखाया। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल का सपा लोकदल गठबंधन से प्रत्याशी सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी के बीच कड़ा मुकाबला है। अगर मौजूदा विधायक कपिल देव जी ने कुछ काम करा होता तो पूरी प्रदेश या केंद्र सरकार यहाँ इस विधानसभा चुनाव को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश न कर रही होती। विधायक जी के कार्य के बारे में तो आमजन सब बता ही रहे होंगे कि इनका कार्य तो जीरो है। 2017 में 10,704 वोटों से जीतकर बीजेपी सरकार में मंत्री बने कपिल देव अग्रवाल इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी है, तो सपा लोकदल गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी है। अगर यहाँ के मतदाताओं की हम बात करें तो मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट पर 3,56,283 मतदाता है, जिसमें मुस्लिम, वैश्य, पाल, पंजाबी, जाट, ब्राह्मण त्यागी मौजूद है। 2022 के चुनावी समीकरण की हम बात करें तो यहाँ सपा लोकदल और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है। अगर लोगों से बात करें तो कपिल देव अग्रवाल ने यहाँ काफ़ी विकास कराया है, जो ज़मीनी स्तर तक दिखाई देता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि वोटिंग के बाद जब गिनती होगी तब इस मुजफ्फरनगर की सदर सीट पर कौन बाजी मारता है। सचिन त्यागी, मुजफ्फरनगर, भारत समाचार। अलीगढ़ की 7 विधानसभाओं में से अतरौली विधानसभा सीट का अपना अलग ही महत्व है। दरअसल ये सीट स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह के दबदबे वाली सीट है।
इस सीट के अपने सियासी समीकरण हैं, क्योंकि कल्याण सिंह अतरौली विधानसभा से 10 बार विधायक चुने गए थे और वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कल्याण सिंह के परिवार ने अतरौली सीट पर 13 बार अपना परचम लहराया है। 2 बार उनकी पुत्रवधू प्रेमलता वर्मा यहाँ से विधायक रही थी। एक तो हमारे गाँव में कोई विकास नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी पार्टी हल्ला मचाती रहती है कि विकास हमने किया। क्या विकास किया उन्होंने 5 साल में। और समाजवादी पार्टी को वो कहती है कि घर की राजनीति चलाते हैं। घर की राजनीति तो हमारे यहाँ अतरौली में चल रही है सबसे ज्यादा। वर्तमान में उनके पौत्र संदीप सिंह अतरौली के सिटिंग एमएलए हैं। 2017 में हुए चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी के संदीप सिंह को 1,15,397 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेश यादव को 64,340 वोट मिले थे। बीजेपी के संदीप सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के वीरेश यादव को 50,976 मतों से हराया था। लेकिन इस बार क्या होगा, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। विधानसभा 2022 के चुनाव का दौर जारी है। अलीगढ़ की 7 विधानसभाओं में से अतरौली विधानसभा जो कि वीआईपी सीट कहलाती है, क्योंकि इस सीट पर हमेशा से भाजपा यानी कि कल्याण सिंह का कब्जा रहा है। अगर हम बात करें कल्याण सिंह के परिवार की, जो कि राजघराना बन चुका है, उनके लंबे अरसे से विधायक यहाँ मौजूद रहे हैं। अगर हम बात करें 2022 के चुनाव की, तो 2022 के चुनाव में इस बार बदलाव होता नजर आ रहा है। हालांकि इस सीट पर भाजपा लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ऊपर से बड़े बड़े नेता यहां पर विजिट कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी 2022 का चुनाव और किस ओर यहां पर ऊट करवट लेता है। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़। धर्मनगरी के नाम से मशहूर मथुरा, जिसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा यहां से मौजूदा विधायक हैं। हालांकि मथुरा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या श्रीकांत शर्मा की जीत की राह आसान है या मुश्किल। मथुरा विधानसभा सीट की चुनावी हिस्ट्री की अगर बात करें तो कांग्रेस का भी कई सालों तक इस सीट पर कब्जा रहा। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस से ये सीट बीजेपी के पाले में डाल दी। अच्छा किया है, उन्हें दोबारा खड़ा किया गया है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम काफ़ी काम करवाए हैं। जैसे मथुरा विधानसभा में ही आपने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओली गेट के पास पार्किंग की, तो वहाँ पे एक पार्किंग स्थल करवाया है, काफ़ी काम कराए, बिजली सुधरी है, तो अच्छा और जनता वोट देगी उन्हें। ब्रज में जो विधानसभा क्षेत्र में श्रीकांत जी ने कोई काम नहीं किया अपने क्षेत्र में, ना ही कोई बिजली को लेके काम हुआ है, ना क्षेत्रवासियों को किसी गंदगी को लेके। आप यहाँ अगर व्यू भी दिखाएं तो आपको पूरा क्षेत्र ऐसे ही दिखेगा, गंदगी से पूरा पटा पड़ा है, नालियाँ लीकेज हैं। और बीजेपी का ही मेयर है यहाँ पर एक्चुअल में मुकेश अरविंद जी, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और उन्होंने तो कभी 5 साल में विधायक जी ने तो मुड़ के ही नहीं देखा, मंत्री साहब ने तो अपना क्षेत्र, तो ये बीजेपी का गलत फैसला है। इस सीट पर कांग्रेस के प्रदीप माथुर 2002, 2007 और 2012 में विधायक चुने गए थे। हालांकि 2017 में मोदी लहर में वो टिक नहीं पाए। 2017 के बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक श्रीकांत शर्मा ने प्रदीप माथुर को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। श्रीकांत शर्मा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर प्रदीप माथुर को महज 42,200 वोट से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार योगेश कुमार को 31,178 मत मिले थे। 2022 के चुनावी बिसात में भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। आरएलडी हालांकि सपा गठबंधन के उम्मीदवार देवेंद्र अग्रवाल भी चुनौती पेश कर सकते हैं। प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार दांव लगाया है।
श्रीकांत शर्मा को मथुरा वृंदावन विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुना है। अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 में श्रीकांत शर्मा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। मथुरा जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 18,71,000 से भी ज़्यादा है। अगर बात की जाए मथुरा 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रदीप माथुर कांग्रेस प्रत्याशी और श्रीकांत शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी लक्ष्मी नारायण किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो मौजूदा समय में यूपी की योगी सरकार में दुग्ध विकास, पशुधन और मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण को राजनीति का एक बड़ा जाट चेहरा भी माना जाता है। छाता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अब चौधरी लक्ष्मी नारायण पर फिर से दांव लगाया है और छाता विधानसभा से बीजेपी ने चौधरी लक्ष्मी नारायण को अपना प्रत्याशी चुना है। अगर छाता विधानसभा में चुनावी मुद्दे की अगर बात की जाए तो शुगर मिल और बेरोजगार बड़ा मुद्दा है। छाता विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण और राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से ठाकुर तेजपाल सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। 2017 में विधानसभा चुनाव में चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 65,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार दांव लगाया। छाता विधानसभा से बीजेपी ने चौधरी लक्ष्मी नारायण को अपना प्रत्याशी चुना है। 2017 की अगर बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनाव में चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 63,000 अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर 2022 की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह और चौधरी लक्ष्मी नारायण के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। छाता विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहाँ शुगर मिल और नौजवानों को रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। यूपी का सियासी द्वार कहे जाने वाले गाजियाबाद में चुनावी तापमान अब चरम पर है। कभी कांग्रेस और अब भाजपा का गढ़ बन चुके गाजियाबाद की सदर सीट पर इस बार लड़ाई कांटे की है। लोगों की नजरें इस पर टिकी हैं। योगी सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर सभी की निगाहें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अतुल गर्ग ने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश बंसल को 70,000 वोट से मात तो दी थी। हालांकि 2007 में भाजपा के सुनील शर्मा ने जीत हासिल की, लेकिन 2012 में ये सीट बसपा के खाते में चली गई। 2017 में भाजपा के अतुल गर्ग ने यहां कमल खिलाया और अब वो अपनी जीत दर्ज करने के लिए मैदान में है। लेकिन मौजूदा समीकरण त्रिकोणीय है। जी, उन्होंने बहुत से कार्य क्षेत्र में बहुत से काम करवाए हैं, जैसे कि हॉस्पिटलों के देखरेख करी है, सड़क के निर्माण करवाए हैं, लोगों को राशन भी बहुत प्रोवाइड करवाए हैं इन्होंने, और इनके द्वारा ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हैं। गर्ग जी हैं हमारे। संतुष्ट है 5 सालों में अतुल गर्ग ने जो काम किया है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यकीन मानिएगा कि जब भी हम कुछ किसी काम के लिए जाते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं तो हमसे मिला नहीं जाता, और साथ के साथ हमसे ये कहा जाता है कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर। और बीजेपी के अलावा बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। इस सीट पर वैश्य, दलित और मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर पर है। लेकिन क्या इस बार भाजपा के अतुल गर्ग फिर से किला फतेह कर पाएंगे? उनकी साख इस बार दांव पर है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। इस सीट पर वैश्य समाज के अलावा दलित और मुस्लिम एक वो फैक्टर है जो कि चुनाव की रणनीति तय कर सकता है। चुनाव की दशा दिशा में इनके वोट बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस बार फाइट पहले से ज्यादा टफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अतुल गर्ग के सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी सामने आ रहा है। तो वहीं कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनकी क्षेत्र में नदारद रहने की वजह से लोगों में खासा गुस्सा था। हालांकि विकास कार्यों की बात करें तो उनके द्वारा कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं कराया गया है जिसकी उपलब्धि 5 साल के बाद इस चुनाव में गिनवाई जा सके। कुल मिलाकर यह सीट अब बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसमें अतुल गर्ग की राजनीतिक साख दांव पर लगी है। बात करें मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट की, तो हस्तिनापुर पर हमेशा कांटे की टक्कर रही है। पिछले काफी समय से यहाँ पर एक इतिहास चला आ रहा है कि जो विधायक रहता है उसी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, ओवैसी सहित बड़े बड़े नेता इस विधानसभा में प्रत्याशियों के लिए वोट मांग कर जा चुके हैं।
बताया जाता है कि यहाँ पर जातीय समीकरण ही चुनाव की भूमिका बदलता है। यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार अर्चना गौतम हैं, बसपा से संजीव जाटव, गठबंधन से योगेश वर्मा और बीजेपी से 5 साल से यहाँ विधायकी कर रहे दिनेश खटीक चुनावी मैदान में हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि मुकाबला सिर्फ 2 प्रत्याशियों में है और वो है गठबंधन के योगेश वर्मा और भाजपा के सिटिंग विधायक दिनेश खटीक के बीच। गठबंधन की लहर, इसमें कोई शक की बात नहीं, और गठबंधन ही आगे रहेगा, क्योंकि जो पश्चिम से लहर जाएगी वो पूरब तक, अलीगढ़ तक ये कवर नहीं कर पाएंगे भाजपा वाले। बिल्कुल लोगों का यही कहना है, जो राय है वो मिली जुली है और जो यहाँ पर जो पड़ला जो है वो गठबंधन का भारी बताया जा रहा है। मेरठ हसनपुर विधानसभा से शुएब जिया, मेरठ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे यूपी की खास विधानसभा की चुनावी बिसात को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत समाचार।